हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्यजीत क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन। केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 11 एवं भाग 12 में किया गया है। तो सबसे पहले हम भाग 11 को डिटेल में देखते हैं। भाग 11 में लिखा हुआ है केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। तो जानते हैं अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों का वर्णन है। किसमें? तो भाग 11 में ही। भाग 11 में ही अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है। तो जो भाग 11 है वो केंद्र राज्य के विधायी एवं प्रशासनिक संबंधों से वर्णित है। अगला है भारतीय संविधान का भाग 12। भाग 12 अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 तक संघ व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है। तो जो भाग 12 है वो किससे संबंधित है? संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विधायी संबंधों के बारे में। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के विस्तार से संबंधित है। अनुच्छेद 245(1) में कहा गया है कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि अर्थात कानून बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 246 केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों को संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है और ये 3 सूचियां हैं संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची। अगला है अनुच्छेद 247। अनुच्छेद 247 के तहत संसद को अधिकार है कि वो संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अच्छे प्रशासन हेतु कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। तो ये बात याद रखना कि जो अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की शक्ति है वो किसके पास है? वो संसद के पास है। किससे संबंधित होनी चाहिए? तो संघ सूची के विषय से संबंधित होने चाहिए। अगला है अनुच्छेद 248। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। संविधान द्वारा अवशिष्ट विधायी शक्तियां किसको दी गई हैं? तो वो संघीय संसद को दी गई हैं। अगला है अनुच्छेद 248(1) में क्या कहा गया है कि संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में भी विधि बनाने की अनन्य शक्ति है जो संवर्ती सूची या राज्य सूची में वर्णित विषय नहीं है। अगला है अनुच्छेद 249, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति से ये आर्टिकल संबंधित है। कब कानून बनाएगी संसद? तो वो भी जान लीजिए कि यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा ये घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। अगला है अनुच्छेद 250। राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति किसमें है? तो वो अनुच्छेद 250 में वर्णित है। अनुच्छेद 250(1) कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो 249 और 250 में अंतर भी समझ लेना। अनुच्छेद 250 के तहत कानून संसद तब बनाएगी राज्य सूची पर जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो तब। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 251। यदि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति पाई जाती है तो संसद द्वारा निर्मित विधि ही प्रभावी होगी। अगला है अनुच्छेद 252। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बना सकती है। ठीक है। और ऐसी विधि किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकृत भी की जा सकती है। अगला है अनुच्छेद 253। संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। किसके पास है? तो संसद के पास है।
अनुच्छेद 254 क्या है? संसद तथा राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति होने पर आमतौर पर संसद का कानून ही प्रभावी रहेगा। अगला है अनुच्छेद 255। यदि किसी कानून को पारित करते समय आवश्यक सिफारिशें, चाहे वो राज्यपाल की तरफ से कोई सिफारिश हो या पूर्व अनुमति की बात हो या राष्ट्रपति की तरफ से हो, तो अगर कोई आवश्यक सिफारिशें प्रक्रियात्मक रूप से छूट गई थी तब भी वो कानून तब तक वैध माना जाएगा जब तक उसे बाद में आवश्यक सहमति या मंजूरी मिल जाए, अर्थात राष्ट्रपति या राज्यपाल से किसी कानून के मामले में अगर कोई सिफारिश की आवश्यकता रही हो और हुआ क्या हो कि सिफारिश ना ली गई हो, कानून बना दिया गया हो और बाद में सिफारिश अगर मिल जाए, चाहे वो राज्यपाल की हो चाहे वो राष्ट्रपति की हो, तो फिर वो कानून वैध मान लिया जाएगा अगर मंजूरी मिल जाएगी तो। ठीक है, ये छोटी मोटी प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण कानून को अमान्य होने से बचाता है। क्या? अनुच्छेद 255। और विधायी कामकाज सुचारू रखता है, अर्थात यह अनुच्छेद संविधान में वर्णित सिफारिशों को या पूर्व स्वीकृति को केवल प्रक्रियात्मक मामला मानता है, ना कि कानून की वैधता का आधार। अब हम जानते हैं प्रशासनिक संबंधों के बारे में। अनुच्छेद 256 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में लागू किसी भी मौजूदा कानून का पालन सुनिश्चित हो सके, और केंद्र सरकार को ऐसे निर्देश देने का भी अधिकार है जो उसे उस उद्देश्य के लिए आवश्यक लगे, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि राज्यों द्वारा इस कानून का पालन हो रहा है। और ये केंद्र राज्य संबंधों में महत्वपूर्ण प्रावधान है जो राष्ट्रीय एकता और कानून के शासन को बनाए रखने में मदद करता है। अगला है अनुच्छेद 257। संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है। ये लिखा है अनुच्छेद 257 में, अर्थात प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रभावित न हो और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन हेतु आवश्यक लगे। अगला है अनुच्छेद 258। राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार या उसके अधिकारियों को ऐसी किसी विषय से संबंधित कार्यों जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। कौन सौंप सकेगा? राष्ट्रपति सौंप सकेगा। किसको? तो किसी राज्य सरकार की सहमति से किसी राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को। अगला है अनुच्छेद 258 का में क्या लिखा है कि किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से, कौन? राज्यपाल। ठीक है, भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे विषय से संबंधित कृत्य जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। अगला है अनुच्छेद 260। भारत के बाहर के भूभागों के संबंध में केंद्र के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है ये अनुच्छेद। अगला है अनुच्छेद 261। पूरे भारत में संघ और हर राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरी विश्वसनीयता और मान्यता दी जाएगी। ये बात लिखी है अनुच्छेद 261 में। पूरे भारत में संघ और हर राज्य के जो सार्वजनिक कार्य होंगे, चाहे अभिलेख हों चाहे न्यायिक कार्यवाहियाँ हों, उनको पूरी मान्यता दी जाएगी। और संसद कानून बनाकर ये तय करेगी कि इन्हें कैसे साबित किया जाएगा और इनका क्या प्रभाव होगा। साथ ही ये सिविल कोर्ट के फैसलों को पूरे देश में लागू करने का भी प्रावधान करता है ये आर्टिकल, ताकि एक राज्य का कानूनी फैसला दूसरे राज्य में भी मान्य हो और कोई कानूनी दिक्कत ना आए। अनुच्छेद 262 क्या कहता है? यह अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित है। अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय से संबंधित है अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 1 में लिखा है कि संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यिक नदी या नदी दून के या उसके जल के प्रयोग के वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी। अगला है अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय संबंधों से संबंधित प्रावधान इसमें वर्णित हैं। राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उस पर सलाह देने,
कुछ या सभी राज्यों के या संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने के लिए और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीतियों व कार्यवाहियों के समन्वय के लिए राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकेगा। तो पहली बात ये याद रखना कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। इसका कार्य क्या होगा? तो राज्यों के बीच विवादों की जांच करना और उस पर सलाह देना। अगला है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में हम बात करेंगे। अनुच्छेद 265 कहता है कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा। ये बात कौन सा आर्टिकल कहता है? अनुच्छेद 265। अगला है अनुच्छेद 266, भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे का उल्लेख इसमें किया गया है। तो याद रखना संचित निधियों से संबंधित जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 267 क्या है? संसद विधि द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी। तो संचित निधि से 266 संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और आकस्मिकता निधि से संबंधित है अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 2 में लिखा हुआ है कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा। कौन? तो राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 268 कहता है कि संघ द्वारा, मतलब ये कुछ कर के बारे में है। कैसे कर? तो ऐसे कर जो संघ द्वारा आरोपित हैं किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और उपयोग किए जाते हैं, ऐसे कर से संबंधित है अनुच्छेद 268। अगला है अनुच्छेद 269, संघ द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर से संबंधित है अनुच्छेद 269। अनुच्छेद 269 का में क्या है? अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवा कर की उगाही और संग्रह का वर्णन। अनुच्छेद 270, केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं केंद्र तथा राज्यों के बीच करों के वितरण से संबंधित है अनुच्छेद 270। अनुच्छेद 271 क्या है? संसद को केंद्रीय उद्देश्यों के लिए कुछ करों और शुल्कों पर अधिभार लगाने का अधिकार देता है। कौन? अनुच्छेद 271 किसको देता है अधिकार? संसद को देता है, जिसकी पूरी आय केंद्र की संचित निधि में जाती है। अगला है अनुच्छेद 273, जूट एवं जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले में असम, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों को अनुदान प्रदान करने से संबंधित है अनुच्छेद 273, ताकि इन राज्यों को जूट क्षेत्र से होने वाली आय के हिस्से के नुकसान की भरपाई की जा सके। अगला है अनुच्छेद 274, ऐसे किसी भी विधेयक या संशोधन को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, जो करों या शुल्कों से संबंधित हो, जिनमें राज्यों का वित्तीय हित हो या जो कृषि आय की परिभाषा या राज्यों को राजस्व वितरण के सिद्धांतों को प्रभावित करे। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में राज्यों के हितों की रक्षा करना है, जिससे उनकी वित्तीय स्वायत्तता बनी रहे। अगला है अनुच्छेद 275, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था की गई है। किसके तहत? अनुच्छेद 275 के तहत। अगला है अनुच्छेद 279, ये शुद्ध आय की गणना से संबंधित है, जो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का आधार है। अगला है अनुच्छेद 279, आर्टिकल 279A में क्या है? जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है ये। और अगला है अनुच्छेद 280, और हमें पता है ये आप सबको एकदम से याद है क्योंकि ये वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 280, इसे सभी पॉलिटी के स्टूडेंट एकदम से याद रखते हैं, ये किसी को कभी नहीं भूलता। अनुच्छेद 281 कहता है कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर और इसके बाद प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे समय पर जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन कर सकेगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 5 सदस्यों से मिलकर बनेगा। तो याद रखना वित्त आयोग का प्रावधान 280 में है, ये आप सब जानते हैं, और ये 5 सदस्यीय निकाय है। ठीक है। अनुच्छेद 281 क्या है? राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। कौन रखवाएगा? तो राष्ट्रपति रखवाएगा।
केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया जी की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया। उसका नाम है सरकारिया आयोग। तो याद रखना, सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? 1983 में। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1988 में। सरकारिया आयोग के 2 अन्य सदस्य हैं, एक हैं बी शिवरामन और दूसरे हैं S.R. सेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आयोग, तो याद रखना। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित जो अन्य आयोग हैं उनमें एक है राजमन्नार समिति, ईयर है 1969। दूसरा है सरकारिया आयोग, ईयर है 1983 और तीसरा है पुंछी आयोग। कब का है ये? 2007 का है। ये तीनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन समितियों को या आयोगों को क्रम से लगाइए। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।